हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने 8th क्लास की एसओएस सोशल साइंसेज की बुक जो है स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रिसोर्सेज और उसके यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया ये हम देख लेते हैं एक बार। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया है नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और कौन कौन से कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये हम देख चुके हैं। ओके, और इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेचुरल रिसोर्स कर्स से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ तो नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या होता है। Abundant natural resources does not guarantee economic prosperity. नेचुरल रिसोर्सेज हमने क्या देखा था। नेचुरल रिसोर्स होता है आपकी वो चीज़ें जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, है ना। नेचर आपको दे रहा है, क्या नेचर आपको वो चीज़ें दे रहा है, लाइफ या फिर नॉन लाइफ फॉर्म में। लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं और जिनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट, वो क्या है, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, डायरेक्टली या फिर उनको मॉडिफाई करके आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हमने देखा था कि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन नेचुरल, और हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं आपके विद इन द कंट्री या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बहुत होते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ही जो हैं आपको हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में, है ना। आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या रहेगी वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर अबंडेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी होगी। अब ये क्या फंडा है भैया, ये है कि कुछ रीजन्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स से जो होते हैं उसमें तो रिच होते हैं, मतलब भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे होती है और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अब ये कैसे होता है, आपके पास भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं किसका, आप अफ्रीका का एग्जांपल लेके चलिए। ठीक है, अफ्रीका में अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, लेकिन क्या है कि वहाँ पे आपके पास पहली चीज़ उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना उनको वो ही नहीं पता। यूज़ कब हो पाएंगे, जब वो उनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। एक्सप्लॉइट इन पॉजिटिव सेंस हमने देखा था ना, एक्सट्रैक्शन करेंगे उनको, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनको लाइक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अफ्रीका के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना टेक्नोलॉजी को फंड करने के लिए उस प्रकार के रिसोर्सेज हैं। तो इट्स अ catch-22 ओनली। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए फिर से आपके पास फंड होना चाहिए, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप तभी लगाएंगे ना जब आपके पास फंड होंगे। तो उनके पास वो सारा जो मैटर जो अटकता है वो आपका फंड्स पे ही अटकता है। जब तक आपके पास फंड्स नहीं होंगे आप टेक्नोलॉजी को जो है एनहेंस नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी आपके एनहेंस नहीं होएगी तो और लाइक फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और यही जो सिचुएशन होती है उसी को आप नेचुरल रिसोर्स कर्स बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, कि आपके पास हैं बट स्टिल यू कांट यूज़ इट। ओके, तो प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का होना ऑटोमेटिकली आपके कंट्री को रिच नहीं बना देता है। ठीक है, आप इकोनॉमीज अनेबल होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो हैं डेवलप नहीं कर पाती हैं, राइट।
और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ हाई वैल्यू में वो चेंज नहीं कर पाती हैं। आपके पास भर भर के आयरन है, ठीक है, आयरन है या स्टील आप बना रहे हैं, है ना, बट आयरन रहेगा भैया, और आपकी भरी पड़ी रहेंगी, आपके पास है ही नहीं, मशीनरी ही नहीं है उस ऑयल या उस आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की, तो वो तो फिर मिट्टी के समान ही है ना। इनफैक्ट मिट्टी भी अपने आप में क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है ना, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, बट मिट्टी से मेरा मतलब यहाँ पे खाक था, ठीक है, मतलब इट इज़ ऑफ नो वैल्यू अगर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हम इसके बारे में और जानेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे बाद में, लास्ट चैप्टर है इस बुक का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपके, मैं बताती हूँ आपको, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, आपको किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए, एक तो ये मेरा जो पेन है ना, ये एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ये सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है मेरे को, जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ ये इट स्टार्ट्स एक्टिंग स्ट्रेंज। पूरा दिन ठीक चलेगा, बस अभी मौत आ रही होती है इसको। आई एम सो सॉरी, पार्डन माई लैंग्वेज। तो चलिए, तो हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब क्रिएट करना, चीज़ों को, नई चीज़ें बनाना, है ना, वही तो प्रोडक्शन है। हमने देखा था प्रोडक्ट कैसे मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, फैक्ट्रीज में होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्ट जो होते हैं उनका प्रोडक्शन, उनका क्रिएशन करने के लिए क्या चाहिए है? पहले तो चाहिए हमें एक बंदा जिसके पास क्या हो, दिमाग। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस माइंडेड पर्सन, है ना, बिजनेस माइंडेड पर्सन, उसको हम क्या बोल देंगे? एंटरप्रेन्योर। पहले तो हमें ये बंदा चाहिए है, उसके बाद इस बंदे को क्या चाहिए है? उसके बाद इस बंदे को चाहिए है अपना सपना मनी। मनी, मनी को हम क्या बोल देंगे? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोल देते हैं मनी को, क्या बोल देते हैं? कैपिटल। बंदा हो गया दिमाग वाला, कैपिटल हो गई। अब क्या चाहिए? कैपिटल मतलब मनी। अब इसको क्या चाहिए है? अब इसको फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए है ना, क्या चाहिए? लैंड, जमीन, धरती, कहीं पे तो लगाएगा जाके, तो लैंड हो गया ना। उसके बाद लैंड के बाद क्या चाहिए भैया? काम करने वाले लोग भी तो चाहिए हैं, तो लैंड के अलावा क्या चाहिए है? लेबर चाहिए है ना। ये जो चार चीजें हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को नहीं लगता इससे इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकती हूँ। दिस इज इट। एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लेबर और लैंड, ये चार चीज़ें आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं, ठीक है। अब बाकी की जो चीज़ें हम लास्ट वाला चैप्टर जब हम इसको कवर कर रहे होंगे तब देखेंगे। ओके, चलिए। इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेंटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स। अब इंडिया के पास लकीली इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स थे, जिससे कि हम जो हमारी आज की बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। हम इस कर्ज से बच गए हैं। इट वॉजेंट लाइक कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास है ना, भर भर के। हमने देखा ये जितनी भी हमने ये देखी थी, ये जितनी भी माइंस हैं, जितनी भी ओर्स हैं, हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी कोल की, स्टील की फैक्ट्रीज हैं, हम सब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट भी करने में सक्षम है हम। तो इंडिया जो है बचा हुआ है इससे। ओके, ओके। तो चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग, चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग क्या है कि आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि भैया किस अमाउंट में आपको एक्सट्रैक्ट करना है ना। हमने अभी देखा था ना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे, है ना, और हमारी एक पेस होनी चाहिए उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज़ करने के लिए, है ना, एक गति होनी चाहिए ताकि हम उनको टाइम दे पाए। अब नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है कि भैया आपके पास एक घड़ा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये पानी है, आपको इसी पानी को यूज़ करना है। मान लो आप पीने का पानी कहीं दूर से लेके आते हो, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? रात में तो आप जा नहीं सकते हैं ना, रात में पानी नहीं, और ये पानी इतना ही बचा हुआ है ना,
तो अब आप इसको वेस्ट नहीं करोगे ना, क्या करोगे आप इसको जुडिशियली जो है बहुत ढंग से आप इसको यूज़ करेंगे कि भैया ज़्यादा पानी नहीं गिराना है, बच्चों को भी समझाओगे, है ना। तो यही है नॉन रिन्यूएबल, मतलब हमारे पास जो भी सोना चांदी हीरे मोती कोल आयरन जो भी है वो सब लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है। और ये अगर अब ख़त्म हो गया तो भैया ये हजारों लाखों करोड़ों सालों तक नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें हमारी ग्रिड पे लगाम लगाते हुए क्या करना चाहिए, इसको जुडिशियली जो इसको यूज़ करना चाहिए कि भैया धीमे धीमे करके काम चलता रहे। अब इसका ऑल्टरनेट हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल कौन से हैं कि भैया पानी तो है ही, पानी की किल्लत तो है नहीं, नदियाँ बह रही हैं उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं ना, समुद्रों में टाइड तो आ ही रही है। विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं कि हवा तो बहती ही रहेगी, है ना। इसके अलावा सनलाइट को यूज़ करते हुए सन एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हम जब तक हम 100% इस पे शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमें इसको संभल संभल के यूज़ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं। ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत चैलेंजिंग है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है इसको बैलेंस कैसे करना है ना। हम डेवलपमेंट में घुसे पड़े हैं कि भैया हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इकोनॉमी ग्रोथ चाहिए है, तो उसके चक्कर में हम इनको जो है ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज जो हमारा बना होता है हर किसी को समझ में नहीं आता, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही नहीं समझ में आता, तो हम जो है ओवर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं रिसोर्सेज को। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है, उनको मैनेज करना है, यही सबसे पहले तो यही बड़ी चीज़ है ना। आप कैसे मैनेज करेंगे, और उसके बाद ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस भी होनी ज़रूरी है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग होनी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, है ना। तभी हम जो हैं लास्टिंग बेनिफिट्स उससे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो भैया वो हमने जो वेनेजुएला का केस देखा था ना, अभी एक वीडियो पड़ी आप देखना, वेनेजुएला में क्या हुआ था, उनको मिल गया तेल। खैर थोड़ा सा वहाँ का तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी थोड़ा अलग था। तो इसमें सिर्फ ये है टेम्परेरी विंडफॉल्स में क्या है कि भैया आप मतलब एक बार यूज़ कर दो और फिर मतलब बैठ जाओ। आपके पास ये मटका है, इसमें जो भी पानी है ये आपने सारा पी पा के ख़त्म किया, अब रात आप ऐसे ही गुजारो बिना पानी के, है ना, किसी को कितनी भी प्यास लगती रहे। तो अगर आप ढंग से इसको मैनेज करेंगे तो भैया आपका रात निकल जाएगी और सुबह होने तक, फिर आप सुबह होने के बाद ले आएंगे दोबारा पानी, है ना। तो ये हमें बैलेंस बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गुड गवर्नेंस का, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ह्यूमन नॉलेज उतनी आपके पास होनी चाहिए, ग्रिड पे आपके जो है थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम सस्टेनेबल यूज़ कर पाएंगे चीज़ों का। ओके, अब रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको आप स्टीवर्डशिप बोलते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, सस्टेनिंग लाइफ, हम जो है नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को हमें रिक्वायर है कि हम नेचर की जो है रिस्पेक्ट करें। हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक ऐसे वे में यूज़ करें ताकि वो रिस्टोर हो पाए, रीजनरेट हो पाए, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें और जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, किसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। इर्रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट अगर हम देंगे नेचुरल रिसोर्सेज को तो भैया वो पोल्यूशन तो करती ही है। हम कोल को भर भर के यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, एनर्जी क्रिएशन के लिए, और उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। अब रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पहली चीज़ तो क्या है, मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे तो चलो इरिगेशन के लिए आप नदियों का पानी यूज़ कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, जहाँ पे आपके कैनाल्स से कनेक्टेड नहीं हैं आपके, तो वहाँ पे क्या है, इरिगेशन के लिए लोग ग्राउंड वाटर का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा इफ़ यू आर ग्रोइंग समथिंग, है ना, तो पानी तो लगेगा ही, तो वो ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सट्रैक्शन रेट है ना, वो भैया ग्रेटर देन आपका जो है जैसे आपका ग्राउंड वाटर का एक लेवल होता है, ठीक है, बारिश वगैरह आती है, परकोलेशन होता है पानी, ये आपकी ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब आप यूज़ कर रहे हैं इस पानी को, पहली चीज़ तो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं कुछ, है ना, अभी तो बहुत चीज़ें काम कर रहे हैं हम इस पे, लेकिन बहुत टाइम तक हम इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं थे। एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे थे हम किसका, पानी का, ग्राउंड वाटर का। आपके यहाँ पे पानी नहीं है लेकिन फिर भी आपको राइस ग्रो करना है ना, अवेयर ही नहीं है हम कि भैया राइस है, शुगर केन, हम क्यों ही इसको यूज़ कर रहे हैं इतना, अगर ये जो है बहुत ज़्यादा पानी ले रही हैं तो ये क्रॉप्स। हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, पॉलिसीज़ बनाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन में फिर दिक्कत रह जाती है आपकी, ठीक है। तो हम वो उतना, हमारा जो वाटर टेबल है वो आपकी रिचार्ज नहीं होती जितना हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हम उसको यूज़ कर रहे हैं उतना जल्दी वो रिचार्ज हो नहीं रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है उसकी अनअवेलेबिलिटी हो रही है, ठीक है, मिलेगा ही नहीं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर आपका। और इससे क्या है कि प्रिडिक्ट ये किया गया है कि ग्रोइंग जो सिटीज़ हैं वो आपके ये आपके ग्राउंड वाटर वहाँ पे बचेगा नहीं, दे ग्राउंड ग्रोइंग सिटीज़ जो हैं वो आपकी दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सोन, ओके। हालांकि इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स, रेमेडीज़ भी जो हैं लॉन्च की गई हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वाटर हार्वेस्टिंग की ये हम यूज़ करते हैं। कैसे करते थे, मतलब गांव वगैरह में तो अभी भी करते होंगे ना, वो कुछ ऐसा पाइप सा बना दिया जाता है और फिर नीचे आपके भरते रहते हैं उस पानी को, है ना, आपको टैंक्स मिल जाएंगे देखने को, कहाँ पे, मेजरली राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में आपका क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे रेन की जो अमाउंट है वो भी कम ही रहती है, तो वो क्या करते हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उस पानी को साफ़ करते हैं और उसके बाद उसी पानी को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेस्टफुल कंजप्शन जो है वाटर की, कि भैया जहाँ पानी बचाया जा सकता हम बचा सकते हैं, ब्रश करते टाइम हम जो है टैब को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी ज़रूरत होती नहीं हमें, है ना, टैप को खुला छोड़ के पानी बहता रहता है, आपको ज़रूरत है नहीं, हम देखते ही नहीं है पानी, जहाँ पे आप कम पानी में नहा सकते हो वहाँ पे आप भर भर के, लाइक ये बहुत अजीब चीज़ें हैं, मतलब सुनने में लग रही होंगी, बट दिस इज़ एक्चुअली वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, है ना। हम हमारा किचन में यूज़ होने वाले पानी को हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, है ना, और इनफैक्ट हम ट्रीट भी करते हैं, वाटर को ट्रीट करके उसके बाद वही वाटर जो है आपका आता है, फिर से आप यूज़ करते हो उसको। तो ऐसे करके जो है आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आप जो है वाटर को, अदरवाइज़ तो अब फिर पानी की किल्लत हो जाएगी, तो आपको जुडिशियल यूज़ करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी। वाटर आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, आता रहेगा, बारिश तो होती रहेगी ना, लेकिन स्टिल जितनी, क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं उतने अमाउंट में आ नहीं रहा भैया पानी, है ना, तो उससे फिर वो कम तो हो ही जाएगा। अब इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बहुत हो रहा है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इससे क्या हो रहा है आपका सॉइल डिग्रेडेशन, लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल गए कि हाँ भैया चलो ये खाद है ना, या फिर आपको मतलब कार्बन चाहिए है, आपको नाइट्रोजन चाहिए है ना, तो वो भर भर के देने लग गए, वो अमाउंट में उनको पता ही नहीं है कि कितने अमाउंट में डालना है, पेस्टिसाइड्स भी भर भर के डाल देते हैं, है ना, तो वो जो है आपका सोइल डिग्रेड कर रहे हैं, आपकी सोइल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो अभी हम वापस क्या कर रहे हैं, और पहले के टाइम में क्या थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो है हम फार्मिंग की जो प्रैक्टिस थी वो धरती को हम माँ मानते हैं ना, तो उसी बेसिस पे हम फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे, हम पूजते हैं धरती को, है ना, हम, लेकिन आज क्या है, हर
जल्दी बहुत है, जल्दी, है ना, रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की जल्दी बहुत है। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, आप सोइल को जो है अपने आप से जो है ठीक होने का मौका नहीं देते हो। तो ये भी कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत यूज हो रहे हैं, जिससे आपकी सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम काऊ डंग का यूज़ करते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, मल्चिंग करते थे, मल्टी क्रॉपिंग जो है वो हम करते थे। और जिससे क्या होता था, आपका होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट होता था। क्या होता था? होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, अपने आप से रिपेयर कर लेती थी सॉइल, है ना। अब उतनी टाइम हम देते नहीं है सॉइल को। अब ओवर एक्सप्लोइटेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर, पंजाब के बारे में केस स्टडी दी गई है। क्राइसिस एक अनफोल्ड हुआ है फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब में। ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्सेज सीवियरली डिप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पंजाब जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका का आया था 1960s में, वो बहुत बड़े लेवल पे जो है पंजाब और हरियाणा में चला था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद ही यहाँ पे जो है हमने इतने बड़े लेवल पे जो है जो फूड क्रॉप्स आपकी हैं, बेसिकली ग्रेन्स आपके जो वो हमारे अच्छे लेवल पे उगने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, पंजाब ने एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फैड करने का, है ना, सेल्फ सफिशिएंट बनाने में इंडिया को फूड के मामले में पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पे इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो फेस कर रहे हैं। हमने नेचर को बियॉन्ड रीजनरेशन एक्सप्लॉइट कर लिया है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वी डोंट नो। तो एंड इट्स नॉट जस्ट पंजाब, बाकी अदर स्टेट्स में भी यही चल रहा है। 1960s में जैसे हमने बात की, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट को यूज़ किया, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लेके आए थे ना हम, HYV सीड्स हमने यूज़ किए थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, अब ये सीड्स की जो है यील्डिंग तो अच्छी थी, यील्डिंग मतलब जो पैदावार आपकी जो हो रही थी वो तो बढ़िया दे दी इन्होंने, लेकिन ये जो सीड थे ये क्या, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, है ना। ट्रेडिशनल सीड्स जो है कम पानी में भी ग्रो कर रहे थे। हम वीट ले आए, हम पैडी ले आए, ये उगाया हमने भर भर के ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे। और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे, इन्होंने जो है ज़्यादा अमाउंट में पानी को, अगर हम पानी नहीं देंगे तो वैसे भी हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर था ना वो बहुत भर भर के हमने यूज़ कर दिया। और हमें भैया गवर्नमेंट भी तब तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया क्या ही जादू चल रहा है, क्योंकि पहले तो हम खाने वाले सीड्स, वीट भी हम कहाँ से लेके आते थे, USA से लेके आते थे। और बोला जाता है कि हमारी बहुत बेइज्जती की गई थी एक बार, हमारी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, वो गई थी वहाँ पे, और हमें जो है जो पिग्स को डालते हैं रेड विट्स वो दिए गए थे खाने के लिए, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन आई थी, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, हरित क्रांति, हमने जो है अपनी खुद की जो है क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया है, पंजाब हरियाणा, क्योंकि पानी यहीं पे था ना, मतलब रिवर्स मोस्टली यहीं पे हैं, लेकिन वो पानी भी पूरा नहीं पड़ रहा था, हर जगह तो रिवर्स नहीं है ना, मतलब रिवर से लगते हुए एरिया, ये फेडिंग एरिया होता है ना रिवर का भी, उसके अलावा भी तो जगह होती है। तो जहाँ पे ये था, यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और गवर्नमेंट ने भी उसी हिसाब से, उस टाइम पे तो क्या था, पहली प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी आपका ग्राउंड वाटर को बचाना थोड़ी था, प्रायोरिटी आपकी उस टाइम पे थी कि आपकी पॉपुलेशन को जो है अच्छा खाना मिलना चाहिए, है ना, जो गरीबी है, भुखमरी है, हंगर को दूर करना था। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, फ्री पावर सप्लाई कर दी कि भैया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है फार्मर्स के लिए फ्री कर दी। फिर क्या भैया, पंपिंग, ओवर पंपिंग की, लोगों ने मोटर लगा लेते हैं, मोटर लगती है ना, ट्यूबवेल देखे होंगे आपने, पता नहीं, हाँ ये देखो, ये ट्यूबवेल है, मोटर से चल रहा है ये, और इस मोटर को चलाने में जो बिजली है ना उसका बिल फार्मर्स नहीं देते, उसका बिल कौन देता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये फ्री कर रखी थी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि भैया हमारी जो है जीरो हंगर,
प्रायोरिटी है ना। उस टाइम पे ये नहीं पता था हमें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब अगर आपको बिल नहीं देना है, पानी आपका अच्छा आ रहा है, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो ओवर यूज़ कर लिया हमने किसको, ग्राउंड वाटर को। और उसके अलावा जो है आपके मॉडर्न टेक्निक्स अगर हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो हो ही बहुत प्रचलन में आ चुका है। आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं, आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ये आज के आपकी रिक्वायरमेंट बन गए हैं ना, रिक्वायरमेंट है ये। तो ये सब तो हो ही रहा है। तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है बहुत सारी जगहों पे पंजाब में जो है, लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब जो है वो डेप्थ जो है 30 मीटर चली गई है उसकी, ठीक है। एंड इट इज सीवियर, इट इज सीवियर कंबाइंड इफेक्ट है भैया। एक तो आपका ग्राउंड वाटर जो है वो इतना डेप्थ में, मतलब ग्राउंड चैनल जो आप पानी 30 मीटर की डेप्थ पे जाने के बाद ही आपको पानी मिलता है, ऊपर से आप जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं, जिससे जो है आपके जो भी पेस्टिसाइड्स है वो परकोलेट होते हैं पानी के साथ, है ना। ये आपके सॉइल में रह जाएंगे एक्सेस अमाउंट में, जितना भी आप यूज़ करते हो, कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड, ये यहीं पे रह जाएंगे, है ना, सॉइल पे। और जैसे ही बारिश आएगी, फिर बारिश के साथ जो है ये ऐसे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ये कंटेमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। जो ये पानी होता है ये इसके साथ डिजोल्व होके उसके बाद आपके हेल्थ हैजार्ड्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग इस पानी को यूज़ भी तो करते हैं, क्रॉप में भी यही पानी जाएगा। अगर पीने के लिए आप पानी यूज़ कर रहे हो, ये वाला है ना, मीठा पानी बोलते हैं ना, मीठा पानी होता है बहुत सारी जगह पे, तो इसी पानी को लोग पीते भी हैं। तो फिर क्या है कि वो आपके हेल्थ हैजार्ड्स भी होते हैं केमिकल्स की वजह से। चलिए, और ऑलमोस्ट जो है 80% एरिया ऑफ पंजाब जो है ना वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, पानी के मामले में बोल रहे, ग्राउंड वाटर जो है 80% ऑफ पंजाब इज ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी जो है वो शॉर्ट टर्म का मामला था, हम भूखमरी से जा रहे थे तो हमें खाना चाहिए था, है ना, वो शॉर्ट टर्म का गोल हमने देख लिया। लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो हमने उस टाइम पे देखे ही नहीं, है ना। और ना हमने जो उनको हील करने के एफर्ट डाले। अब हमें जब समझ में आ रहा है तो वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो ये पंजाब का मैप है, तो ये देखिए ये है कि ये सीवियर कंडीशन है, ठीक है। डेप्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पे पानी फजीलका, मुक्तसर, फरीदकोट, ये क्या है, यहाँ पे फिर भी पानी है ना। ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मनसा, संगरूर, भरनता, बठिंडा, पटियाला, यहाँ पे तो पानी है ही नहीं। ये देखिए डेप्थ, इतनी डेप्थ पे जाके आपको जो है पानी मिल रहा है। तो ये देखिए 80% ऑफ द पंजाब का जो है वाटर डिप्लेशन इस लेवल पे हो चुका है। ओनली ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, और ये जो पोर्शन है थोड़ा सा नॉर्थ वाला, पठानकोट, गुरदासपुर, तो यहाँ पे आपका जो है वाटर चैनल, वाटर टेबल जो है वो थोड़ी सी ठीक है। अदरवाइज तो 80% जो है ओवर एक्सप्लॉइट हम कर चुके हैं। ये क्या दिखा रखा है आपको, ये आपको एक जैसलमेर का फोर्ट दिखा रखा है, इसमें मड स्ट्रक्चर जो हम पहले यूज़ करते थे, है ना। आजकल तो सीमेंट से बनते हैं हमारे घर, उस टाइम पे मड स्ट्रक्चर है, ये सैंडस्टोन यूज़ करके हमने इसको बना रखा है। तो सीमेंट का केस अगर हम लेते हैं, तो आज तो भैया वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट सीमेंट। हर जगह सीमेंट, हम घर बना रहे हैं, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हर जगह हमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। और प्रोडक्शन ऑफ जो सीमेंट है, इसमें भैया ये मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है आपकी। जितना ज़्यादा आप मतलब सीमेंट की प्रोडक्शन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग एक प्रोसेस है। सीमेंट बनाने में ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। ये फाइन डस्ट जो है वो रिलीज़ करती है सीमेंट के फॉर्मेशन, और वो हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है। और फिर वो लंग्स ख़राब करती है, हमारे एनिमल्स को भी हार्म करती है।
प्लांट्स पे जो है, प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं, उनकी लीव्स पे सेटल डाउन हो जाती है, उनकी यील्ड कम हो जाती है। प्लांट्स रेस्पिरेट कहाँ से करते हैं? उसके बाद जो है सोयल और वाटर पोल्यूशन भी करती है, राइट। तो सीमेंट एक मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन सीमेंट के बिना हमारा गुजारा है नहीं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने गाइडलाइंस जो है वो क्रिएट की है सीमेंट फैक्ट्री के लिए कि भैया आप जो है मिनिमाइज करें या फिर एलिमिनेट करें अपना जो पोल्यूशन है उसको। अब हमने सीमेंट के लिए ऑल्टरनेट भी जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने स्टार्ट किया है कि भैया हम ट्रेडिशनल स्टोन्स को यूज़ करेंगे, मड जो होते हैं उसको यूज़ करेंगे, या फिर प्लांट बेस्ड मटेरियल हम बनाएंगे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, या फिर जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिल करेंगे। और ये सारे क्या हैं? ये सीमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, ताकि पोल्यूशन जो है कम से कम हो। ट्रेडिशनल मटेरियल मेथड्स आर बीइंग कंबाइंड with modern technology advance to create new material that are sustainable। पहले हम क्या है, हमें पहले नहीं पता होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे तो हमें अलादीन का चिराग मिल जाता है। जब भी हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, हमें लगता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको तब तक यूज़ करते हैं जब तक हमें उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो देखने को नहीं मिलता। तो पहले हमें जैसे ही कुछ इन्वेंट हुआ, हमने भर भर के उसको यूज़ किया। उसके कुछ टाइम के बाद हमें उसके जब नेगेटिव चीज़ें भी दिखने स्टार्ट हुई, तो फिर हम जागृत होते हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल मटेरियल है उनको हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हम डिनाई नहीं कर सकते इसको, है ना। हम आदम के ज़माने में वापस नहीं जा सकते ना, बहुत आगे आए हैं, हमारी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, तो ऑफ कोर्स हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना होगा, है ना। तो सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वृक्ष आयुर्वेदा नाम की भी एक चीज़ है जिसमें आपकी बोटेनिकल साइंस के बारे में बात की गई है। प्लांट्स की केयर कैसे करनी, ट्रीज की केयर कैसे करनी है ना, उनकी पढ़ाई के बारे में लिखा गया है। तो वृक्ष आयुर्वेदा, इसका नाम से ही पता चल रहा है। वृक्ष का क्या मतलब होता है? ट्री संस्कृत वर्ड है। आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है? साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, ठीक है। और ये जो है सेवरल मिलेनिया से जो है ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी चलती हुई आ रही है। और सुरापाला के जो है वृक्षायुर्वेदा जो है 10th सेंचुरी सी में जो इन्होंने ये फॉर्मलाइज किया था इस टेक्स्ट को। तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि स्पेसिफिक प्लांट्स जो हैं स्पेसिफिक सॉइल में ही ग्रो करते हैं। जैसे हमें पता है हमें कॉटन अगर उगाना है तो हमें ब्लैक सॉइल ही चाहिए है, राइट। तो ऐसे करके कि हमें सॉइल टाइप के हिसाब से जो हमें क्रॉप उगाने चाहिए। अगर हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे ऐसे, है ना। सीड कलेक्शन के मेथड बता रखे हैं, प्रिजर्वेशन के मेथड बता रखे हैं, प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स बता रखे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं सीड्स की, ताकि हमें ज़्यादा यील्ड मिले। और जो है जैसे नीम वगैरह के पानी में डिबोते हैं या कुछ भी ऐसा, कि ट्रीटमेंट हमें कौन सी देनी चाहिए सीड को ग्रो करने से पहले, ठीक है। इरिगेशन की टेक्निक्स भी आपको बता रखी हैं। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, उनकी ग्रोथ कैसे होएगी, स्टेजेस उनकी ग्रोथ की, है ना। सीजनल कंडीशंस, आप कैसे सीजन के हिसाब से अपने प्लांट्स की जो है टेक केयर कर सकते हो। पेस्ट मैनेजमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रखी है। कौन से पेड़ जो है साथ में उगाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्रॉप रोटेशन के बारे में बात की गई है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बात की गई है। सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की जो है बताई गई हैं, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्लोइंग सॉइल, ताकि जो सॉइल मॉइस्चराइजर है वो आपका रिटेन रह सके। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स आप बोल सकते हो, माइक्रोब्स या बाकी के जैसे अर्थवॉर्म्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये कैसे आपके जो है अर्थ के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद एक केस स्टडी बता रखी है सिक्किम की। इसमें क्या बता रखा है कि पेमा की एक फैमिली थी, वो जो है उनकी हर बार जो है यील्ड जो वो डिक्लाइन ही हो रही थी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केमिकल्स भी वो यूज़ कर रहे थे, बट स्टिल जो है कुछ ज़्यादा उनको यील्ड देखने को नहीं मिल रही थी।
ठीक है। तो फिर क्या किया उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया, एक पॉलिसी लेके आए कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करें। अब पेमा को लगा कि भैया वैसे भी कुछ बन नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी को मान के। तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी स्टार्ट की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वहाँ पे हम कोई भी सिंथेटिक या फिर केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सारी जो हमने देखा कि भैया नेचुरल चीज़ें जो हैं, जैसे कि काऊ डंग हम एज क्या अब फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, नीम कोटिंग को हम यूज़ कर लें पेस्टिसाइड के तौर पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। तो फिर इन्होंने जो है स्टार्टिंग में तो डिक्लाइन हुई इनकी, लेकिन इट वॉजेंट ईजी, है ना। लेकिन धीरे धीरे जो है रिकवरी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद से जो इन्होंने केमिकल का यूज़ नहीं किया। फैमिली ने जो है केमिकल्स के बजाय कंपोस्ट पे जो है वो शिफ्ट कर दिया। नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स जो उन्होंने यूज़ किए, जैसे नीम हो गया, गार्लिक हो गया। उसके बाद जो है एक एक ईयर में अक्रॉस ईयर जो उन्होंने मल्टीपल जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट किया। और 5 साल के बाद जो है पेमा का जो फार्म था इट वॉज थ्राइविंग, मतलब उनको बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो है यील्डिंग मिली, है ना, 5 साल के बाद, क्योंकि उनकी सॉइल जो उस टाइम तक हील हो गई थी, है ना। और बहुत ज़्यादा उनका खर्चा हो भी नहीं रहा था केमिकल्स वगैरह पे। तो वो अब जो है कार्डमम, जिंजर, ये सारी ट्रेडिशनल वेजिटेबल जो भी हैं वो भी प्रीमियम प्राइस पे जो है वो बेच रही हैं। और ये एक फैक्ट टू रिमेंबर है, 2016 में सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था आपका, ठीक है। और इससे क्या हुआ था कि लोकल बायोडाइवर्सिटी जो फ्लरिश कर गई थी, बेनिफिशियल इंसेक्ट और बर्ड्स जो हैं वो रिटर्न कर गए थे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हो तो उनको भी बर्ड्स वगैरह जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं उनको भी हार्म करते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं एक्सीडेंटली, तो उनको भी हार्म होता है, तो वो भी चले जाते हैं वहाँ से। तो ये सब भी वापस आ गए। टूरिज्म भी जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल बन चुका था सिक्किम में ना, सब देखने आ रहे थे कि कैसे करते हैं ये। और फार्मर्स की जो इनकम है वो भैया 20% ऑन एन एवरेज जो वो इंक्रीज कर गई थी। सिक्किम जो है ग्लोबल मॉडल है किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। और इसने जो है इम्प्रूव किया इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों को, आउटकम्स को, ठीक है। इकोलॉजिकल क्या कि आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है। इकोनॉमिक क्या कि भैया आपको केमिकल्स भी यूज़ नहीं करने पड़ रहे और आपकी यील्ड भी ग्रो करेंगे, ओके। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज हमें करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं आपके, आपके लास्ट लॉन्ग करें फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। हम जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जो है स्विच हमें करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सोलार पैनल है, राजस्थान के अंदर है ये, ठीक है। और राजस्थान की करंट जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, करंट नीड जो है उसको 15% ये इकलौता जो है फुलफिल कर रहा है। ये एक और रायचूर कर्नाटका में आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, ठीक है। सोलर एनर्जी को हम जो है सनलाइट को जो हम एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका एक 2015 में इंडिया ने एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे अभी ट्रम्प चाचा ने टाटा बाय बाय किया है ना। उसने छोड़ दिया इसको अभी 26 में, जब हम बात कर रहे हैं 10-15 दिन पहले उसने यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया। पहले अमेरिका भी इसमें जो है शामिल था, अब नहीं है, नॉट एनी मोर। तो 2015 में ये इनिशिएटिव आया था। इसमें जो सनशाइन और रिच जो कंट्रीज़ हैं जो कि सोलर पावर को हार्नेस कर सकते हैं, उनके लिए था ये कि भैया तुम जो है सोलर एनर्जी को, सन को जो है हम यूज़ करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। ये वर्ल्ड का कलेक्टिव एफर्ट था क्लाइमेट चेंज को होने से बचाने के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो ये डेवलपिंग नेशंस जो है, इंडिया जो है इसमें क्या कर रहा था, लीडरशिप इसमें इंडिया की थी,
ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, अफोर्डेबल फाइनेंशिंग ऑप्शंस हमने दिए थे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको। और बाडला सोलर पार्क है वो इंडिया के सोलर एम्बिशन को दिखाता है। आपको मेरे को बताना है कि ये बाडला सोलर पार्क कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। चले, और इंडियंस ने जो है ये स्टार्ट किया था, लीड किया था, क्योंकि ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, और हमें जो है माइंडफुल यूज़ करना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है, हमें क्लीन वाटर, क्लीन एयर मिले, उसके लिए हमें जो है हमारी प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो आपके सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको जो है क्लीन वाटर और क्लीन एयर मिल ही नहीं पाता है, और ये बहुत अनफेयर है, ठीक है। सिटीज़ में मेनली जो है उनके पास एडवोकेट रेगुलरली सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता ही नहीं है। जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ अपने दिल्ली में जो है आपने बहुत बार देखा होगा, दिल्ली में या किसी भी जो टाउनशिप आप लगा लें, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं, वहाँ पे उन लोगों को बुला तो लिया जाता है एज लेबर, वो वहाँ पे काम तो कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन उनको जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, इनफैक्ट उनको ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा होता है ना। अभी पीछे कोई वीडियो रील जो है वो वायरल हो रही थी कि वो यमुना का जो वाटर है वो उनकी टैब में आ रहा है, और वो इतना मतलब पोल्यूटेड है, मतलब उस पानी की इट वाज देखने में भी इतना बेकार पानी था वो, और उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं वो लोग, है ना। एयर पोल्यूशन हो रहा है आपका, इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके हम जो है क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, तो उससे जो है आपका एयर पोल्यूशन भी होता है। तो हमें जो है याद रखना चाहिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, हम जो है उसको अच्छे से निभाएं, है ना। हमें रिस्टोरेशन, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। लोक संग्रह जो है भगवत गीता में एक बताया गया है, लोक संग्रह नाम की चीज, जिसका मतलब क्या है, एवरीवन मस्ट ट्रांजेक्ट पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबिंग ऑफ ऑल। मतलब हमें इतना ग्रीडी नहीं हो जाना चाहिए कि भाई हम अपने बारे में ही सोचते रहे, हमारी सारी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, जो कभी नहीं होती है। एक डिजायर खत्म हुई दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म तीसरी स्टार्ट। तो हमें सबका वेलबिंग देखना चाहिए, है ना। वसुदैव कुटुंबकम, हमें इस फिलोसफी पे चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है नेचुरल समरी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, मटेरियल और सब्सटेंसेस जो आपको नेचर में मिलते हैं और वैल्यूएबल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। फिर हम इनको जो है कैटेगराइज करते हैं रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। और रिसोर्स कर्ज के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि भैया ये हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर हम कर दें, टेक्नोलॉजी स्किल्स वगैरह में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम रिसोर्स कर्ज से जो बाहर आ सकते हैं, जहाँ पे भी रिसोर्स कर्ज है, ठीक है। और वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल। जैसे कि हमने देखा था पानी, है ना, पानी का केस स्टडी हमने किया था। तो हमें जो है सोच समझ के जो है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको भी सोच समझ के जो वो यूज़ करना चाहिए, और एक्सप्लॉइट हमें नहीं करना चाहिए। जुडिशियस और वाइज यूज़ करना चाहिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है, ताकि हम जो है उनको लॉन्गर पीरियड के लिए जो है यूज़ कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगी, गांधी के दो कोट हैं। पहला, गांधी बोलते हैं कि भैया धरती के पास बहुत है सबकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, ठीक है, सबकी ज़रूरतें आराम से पूरा कर सकते हैं धरती माँ, लेकिन डिजायर तो भैया किसी एक इंसान की भी नहीं पूरी की जा सकती, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कोट उनका एक होता है कि भैया आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जो आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे मत मानो कि आपके एंसेस्टर्स ने आपके मतलब दादा परदादाओं की जागीर है, आप इसको मतलब लुटा दो, मिटा दो, है ना। अपने इस लेवल पे, ग्रीड के इस लेवल पे आप इसको यूज़ मत करो। आप इसको यूज़ करो ये मान के कि आपकी जो आने वाली जनरेशन्स है ना, उनसे आपने इसको लोन दे रखा है, लोन ले रखा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली कि जुडिशियस यूज आप इसका कीजिए, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। ये आज का चैप्टर था, कल हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो या थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, जैसे कि ये बारला सोलर पार्क जो है ये कहाँ पे है, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आप फीडबैक ज़रूर मेरे को दिया कीजिए, और कहाँ पे मैं जो है इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी आप मेरे को ज़रूर बता दिया कीजिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे और बेटर कर सकते हैं हम इन सेशंस को, तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।